वेलकम टू द डे 4 ऑफ अवर सितंबर स्पेशल सीरीज। तो आई होप कि आपने पिछले 3 वीडियोस को कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो कंसेप्ट करवाने वाली हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है जी। तो आज से आपके स्कूल्स भी लग गए, है ना, तो तैयारी स्टार्ट कर दो। एमएसटी वगैरह भी आपके होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको कंसेप्ट करवा रही हूँ दैट इज दी चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। वो मैं आपको सारा अच्छे से इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 2 मार्क्स भी काफ़ी बनते हैं, 4 भी बनते हैं और 6 भी बनते हैं। तो मैं दवा जल्दी जल्दी ये सारा चैप्टर करवा दूंगी। सबसे पहले इसके इंट्रो में ये चीज़ जाएगी कि वो कहता है कि ना, एक होती है वांट, एक होती है डिज़ायर और एक होती है हमारी डिमांड, ठीक है। अब डिज़ायर का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक इच्छा, विशफुल थिंकिंग, कि मेरी इच्छा है कि मैं कभी फ्यूचर में BMW लूँगी, बट मेरे पास कोई भी अभी पैसे नहीं है, बस मैंने सोच लिया, ठीक है। वांट का मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं बट आप अभी रेडी नहीं है उस चीज़ पे स्पेंड करने के लिए। और डिमांड का क्या मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्सेज भी है, आपकी एबिलिटी भी है उस चीज़ को परचेज करने के लिए, और आप उस चीज़ को परचेज भी कर लोगे। उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड का मतलब है कि कोई चीज़ जब एक पर्सन खरीदना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज भी और वो चीज़ को खरीद भी लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है डिमांड एंड एक होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड का मतलब होता है कि डिफरेंट प्राइजेस पर कौन सी क्वांटिटी कंज्यूमर खरीद सकता है, और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर ने कितनी क्वांटिटी परचेज कर ली है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर ने कौन सी चीज़ परचेज कर ली, और डिमांड का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर जो कंज्यूमर चीज़ें लेना चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी डिमांड, ठीक है। उसके बाद में इसमें 3 तरह की डिमांड होती है, ये आपको 2 मार्क्स में पूछते हैं। 3 तरह की हमारी डिमांड होती है, मतलब कि टाइप्स ऑफ डिमांड। कौन सी होती हैं? एक तो है प्राइस डिमांड, एक है हमारी इनकम डिमांड, इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से लिखते हैं, और एक है हमारी ग्रॉस डिमांड, ठीक है जी। तो जो प्राइस डिमांड है, प्राइस डिमांड में क्या होता है कि प्राइस एंड डिमांड के रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है? प्राइस बड़ा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। इनकम डिमांड में क्या होता है? मतलब ऐसे होता है ना कि अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो हम उसको कम लेंगे। इनकम डिमांड में क्या होता है? इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप, जब इनकम बढ़ गई तो आप चीज़ें ज़्यादा लोगे, इनकम कम होगी तो आप चीज़ें क्या है? कम परचेज करोगे। क्रॉस डिमांड में क्या होती है? एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? जो दोनों एक साथ यूज होती हैं, जो दोनों इकट्ठी यूज होती हैं, जैसे कि हमारी पेट्रोल एंड व्हीकल, ये हमारा किस में आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री में। अगर पेट्रोल की पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डिमांड किसकी इफेक्ट होती है? व्हीकल्स की। और इसमें क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब है अगर एक चीज़ आपको नहीं मिली तो दूसरी चीज़ ले लोगे, जैसे कि कोक और पेप्सी। अगर आपने सपोज कोक भी 10 की है, पेप्सी भी 10 की है, मेरे को जो मर्जी मिल जाए मैं दोनों मतलब कोई मर्जी मिल जाए मैं वही ले लूँगी। पर अगर मान लो कि कोक के प्राइसेस बढ़ के 10 से बढ़ के 20 हो गए तो मैं कौन सी चीज़ लूँगी? मैं पेप्सी पर शिफ्ट हो जाऊंगी। मतलब इसमें प्राइस एक की बढ़ती है बट डिमांड दूसरे की बढ़ जाती है, क्योंकि ये सेम होती है तो इसलिए लोग क्या है? दूसरी चीज़ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब और इसमें कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एक तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, ये तो आपको पक्का पूछते ही पूछते हैं, और एक हमारा होता है चेंज इन डिमांड, जिसमें हम मूवमेंट और शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और एक वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो मैं आपको ये 3 बेसिक्स टॉपिक करवा रही हूँ जो मेन है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस, वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स एंड इसके चेंज एंड मूवमेंट। अब इसमें 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, या फिर देखो मैं वैसे ही बता देती हूँ। एक डिमांड शेड्यूल होता है, डिमांड शेड्यूल का मतलब है डिमांड टेबल, जिसमें हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताते हैं। इंडिविजुअल में हम एक पर्सन की बात करते हैं, मार्केट में हम एक से ज़्यादा पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन। अब लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहते हैं?
लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस एंड डिमांड इंक्रीजेस। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब है डिमांड को और सारे जो भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, और प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसको लिखना कैसे, आपने स्टेटमेंट आएंगी, अजम्पशंस आएंगी, डेफिनेशन आएगी, उसके बाद इसके डायग्राम में हमें कैसे बताना है, कुछ इस तरह से कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कि जब हमारा प्राइस कम होगा तो लोग उसको ज़्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे। ये हमारी डायग्राम ऐसे बनेगा। ये सिंपल है सारा, इसकी मैंने पहले भी एक बार वीडियो डाली थी। अब इसकी ना एक्सेप्शंस मेन पेपर में पूछ लेते हैं, अलग से भी पूछ लेते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है। वो कहता है कि ना कई बार ऐसे होता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ भी जाती है और प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड कम भी हो जाती है। मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड में वो कहता है कि हर बार नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं होता, कई बार इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप भी होता है। जब भी किसी चीज़ में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो उसकी स्लोप डाउनवर्ड होती है, और जब भी किसी चीज़ में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो उसकी स्लोप क्या होती है, हमारी अपवर्ड होती है। ठीक है, तो कहता है कि ना जैसे कि कई बार कंज्यूमर क्या करता है, इग्नोर कर देता है। इग्नोरेंस मतलब कि कई बार उसको ऐसे लगता है कि कोई चीज़ सस्ती होएगी तो वो खराब ही होगी। जैसे कि मतलब मीशो से मैं सेम मीशो से चीज़ मंगा रही हूँ, सेम ही मैं मिंत्रा से मंगवा रही हूँ। मीशो पे ज़्यादा सस्ती होने के कारण मेरे को लगा कि वो ख़राब होगी, तो इसलिए मैंने वही सेम चीज़ मिंत्रा पे मंगवा ली, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ प्राइजेस ज़्यादा है तो वो चीज़ अच्छी होगी। ठीक है, एक तो ये रीज़न होता है, और दूसरा हमारा होता है कि क्या कहते हैं, इग्नोरेंस आ गया, और एक हमारा आ गया इग्नोरेंस, और एक हो गया आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। अब आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का क्या मतलब होता है कि वो कहता है कि ना कंज्यूमर को ऐसे जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शान शौकत के लिए खरीदी जाती हैं। मतलब कि कंज्यूमर को ऐसे लगता है कि अगर ये चीज़ मेरे पास होगी तो मैं अमीर शो होऊंगा। जैसे कि मेनली अपने अपने सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई महंगी कार है तो आप अमीर, जैसे फुकरी टाइप कह सकते हैं कि आईफोन है, हाँ वो बंदा तो अमीर ही होगा चाहे उसने किश्तों पे ही लिया हो। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो स्टेटस सिंबल शो करती हैं सोसाइटी में। तो उसमें क्या होता है कि जब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तभी उसको कंज्यूमर ज़्यादा लेना पसंद करेगा। अगर वो चीज़ सस्ती होगी तो मतलब नॉर्मल बंदे ने तो लेनी नहीं है, लेनी किसने है, अमीर बंदे ने है, तो इसलिए वो उसको लेना बंद कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारी गिफन गुड्स। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है गिफन गुड्स और एक होती है हमारी इंफीरियर गुड्स। इनको ध्यान से समझना, ये आपको पेपर में कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि गिफन गुड्स क्या है और इंफीरियर गुड्स क्या है। देखो, एक होती है हमारी गिफन गुड्स और एक होती है हमारी इंफीरियर इंफीरियर गुड्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पेपर में बड़ा ये पूछते हैं। वैसे गिफन गुड्स वो चीज़ें, घटिया चीज़ें होती हैं कि जिनको मतलब कि अगर जिनके प्राइसेस बढ़ा भी दें तो कंज्यूमर उसको थोड़ा परचेज करना शुरू कर देगा। अब गिफन गुड्स में क्या होता है कि आपका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। गिफन गुड्स में आपका क्या होता है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और इसमें हमारा प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब प्राइस इफेक्ट का क्या मतलब है, अगर उसके प्राइस बढ़ा दोगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और अगर उसका प्राइस कम कर दोगे तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ये प्राइस इफेक्ट होता है। इन्फीरियर में वो क्या होता है कि सेम जैसे हम नॉर्मल गुड्स में करते हैं ना, वो चीज़, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड मेरी ज़्यादा। अब वो कहता है कि ना क्या कहते हैं, अब ये चीज़ आप ध्यान रखना, सो दैट वाइल द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट फेल इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। हाँ, अब लॉ ऑफ डिमांड है ना, आपको पेपर में पूछेंगे ये क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड इस पे अप्लाई होता है पर इस पे अप्लाई नहीं होता। ये क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है। इसमें प्राइस इफेक्ट मेरा पॉजिटिव होता है, इसमें प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, मींस प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसमें प्राइस एंड डिमांड में मेरा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप ये करते हैं कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, या फिर प्राइस कम होने पर कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ें क्यों परचेज करता है। वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड मतलब कि चीज़ सस्ती होने पर उसको ज़्यादा क्यों परचेज किया जाता है। वाई डिमांड कर्व स्लोप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 4 नंबर में पूछते हैं, डाउनवर्ड ऐसे कुछ। वो कहता कि
डिमांड का कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्राइस कम होने पर उसको ज़्यादा क्यों खरीदा जाता है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ना सर्दी का सीज़न शुरू हुआ है, ठीक है, सेम जैकेट 5,000 की मिल रही है, उस 5,000 की जैकेट को सिर्फ 2 पर्सन्स ले पा रहे हैं, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं सोसाइटी में। अगर माँ जब सर्दी खत्म होती है तो इस पे ऑफ लग गया, ये 2,000 की होगी। अब इस जैकेट को 20 बंदे खरीद पा रहे हैं। मतलब कि जब चीज़ सस्ती होगी तो कंज्यूमर का ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। पहले जो बंदे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी अफोर्ड करने लग गए। इसीलिए प्राइस कम होने पर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होने लग जाती है। ठीक है, देन है हमारा डिफरेंट यूजेस। अब डिफरेंट यूजेस का क्या मतलब होता है कि जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसके हम यूजेस भी बढ़ा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सॉरी, सेकंड है हमारा डिफरेंट डिफरेंट यूजेस। अब डिफरेंट यूजेस में क्या है, जब कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो उसके यूजेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि मिल्क है, मिल्क थोड़ा है मेरे घर, जैसे मान लो मिल्क एक्स्ट्रा आ गया घर पे, तो हमारे घर पे ऐसे होता है ना, कई बार खीर बन गई, कोई मिठाई बना ली क्योंकि दूध एक्स्ट्रा पड़ा है ना। तो जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है और उसके ज़्यादा यूजेस होते हैं तो कंज्यूमर उसको यूज़ भी ज़्यादा करने लग जाता है। ठीक है, और थर्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ डीएमयू। ये बच्चों को समझ नहीं आता कि लॉ ऑफ डीएमयू इस पे कैसे अप्लाई हो रहा है। अब लॉ ऑफ डीएमयू में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। यही था ना लॉ ऑफ डीएमयू में। वो कहता कि ना, जैसे हमें पता है कि जब कोई चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती है। मान लो आपने एक टी शर्ट ली है, 500 की है, आपको सेम वही वो जो दुकानदार है वो कहता है कि आप 2 टी शर्ट ले लो, और या फिर आप कह रहे हो कि अब मैं दूसरी 2 टी शर्ट्स ले लेता हूँ, तो मेरे को आप 900 रुपये लगा दो। अब ऐसा क्यों? पहले के लिए तो आप 500 दे रहे हो और दूसरी जब 2 इकट्ठी होगी तो आप 900 दे रहे हो, जबकि आपको देना कितना था, 1000। तो कहता है कि ना, जब कोई चीज़ को कंज्यूमर बार बार कंज्यूम करता है, सेम चीज़ को बार बार कंज्यूम करता है, तो वो उतना पे नहीं कर पाएगा या फिर उतना पे करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता जितना वो पहली कमोडिटी के लिए पे कर रहा था। इसलिए जब वो चीज़ सस्ती होगी तभी वो उस चीज़ को खरीदना पसंद करेगा। और लास्ट है मेरा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में क्या होता है, देखो, इनकम इफेक्ट में क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। फोर्थ पॉइंट है मेरा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो रियल इनकम हमारी बढ़ जाती है। अब ये आपको समझ नहीं आएगा, देखो, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं और आप उस 100 रुपये में 10 एप्पल्स ले पा रहे हो और एक एप्पल का प्राइस है 10 रुपये। ठीक है, रियल इनकम का मतलब होता है उस इनकम में आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहे हो। हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। आज भी मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है, तो पर देखना ज़रूर आप।